Hello everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. संध्या शर्मा दिस साइड। और लास्ट टाइम हमने शॉक के बारे में बात की थी, आज वही कंटिन्यू करेंगे अभी। और वो वीडियो आपके लिए देखना ज़रूरी है ताकि आपको बेसिक पैथोफिजियोलॉजी शॉक की समझ आ जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट शॉक है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। बेसिकली पहले डिस्कस करते हैं कि वॉल्यूम किस वजह से कम हो रहा है। वॉल्यूम के कम होने के बड़े सारे रीजंस बुक में दिए हुए हैं। वो जो प्रीवियस वीडियो थी वो समझने के लिए इम्पॉर्टेंट थी, और जो ये वाली वीडियो है ये आपके पेपर में लिखने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ कंटेंट बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको, और अगर सिर्फ समझना है तो वो वीडियो भी काफ़ी सफिशिएंट है, पर ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में लिखने के लिए हमें थोड़ा लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बेसिकली वॉल्यूम लॉस कहाँ हो रहा है, ब्लड का वॉल्यूम लॉस कहाँ हो रहा है, या प्लाज्मा या वाटर, कुछ भी वॉल्यूम लॉस होगा। ठीक है, वाटर के साथ ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट्स भी जाएंगे। ठीक है, तो बड़े सारे रीज़न है। एक तो हेमरेज इसका रीज़न है, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया या बर्न्स हो गए तो उसकी वजह से आपका डायरिया वॉमिटिंग हो गया। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है डायरिया वॉमिटिंग डिहाइड्रेशन की वजह से कैसे ब्लड लॉस या फ्लूइड लॉस या क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी पे डिहाइड्रेशन का। ठीक है, तो बेसिकली हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे। बेसिक बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हुआ। अब वॉल्यूम जब कम होगा, ठीक है, ब्लड बेसिकली जब कम हुआ तो यहाँ पे राइट हार्ट में ब्लड कम आएगा, लंग्स में ब्लड कम जाएगा, लंग्स में कम जाएगा तो बेसिकली लेफ्ट हार्ट में कम आएगा। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई रुकी, यहाँ पे सप्लाई रुकेगी तो यहाँ पे भी फ़र्क आएगा, यहाँ पे फ़र्क आएगा तो ये जा कहाँ रहा है, लंग्स में जा रहा है बेसिकली, और लंग्स के बाद ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हार्ट में, और लेफ्ट हार्ट के थ्रू अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ये जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पूरी बॉडी के हर एक इंडिविजुअल सेल को फ़र्क पड़ेगा। शॉक होता क्या है मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब बॉडी के इंडिविजुअल सेल की नीड हम पूरी ना कर पाए उसको शॉक की कंडीशन कहते हैं। ठीक है, अब बॉडी कंपनसेट करने की खुद कोशिश करती है। आप मेडिसिन दो नहीं दो, उस टाइम पे आप अवेलेबल हो, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं हो, तो बॉडी ना खुद को भी काफ़ी कंपनसेट करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे कंपनसेशन देखते हैं। बेसिकली इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि होता क्या है जब शॉक की कंडीशन या हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन आती है। अब सबसे पहला है एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज। जब एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज बेसिकली करता क्या है, जैसी वॉल्यूम कम हुआ, ठीक है, तो ये वेसल्स को कर देगा कॉन्स्ट्रिक्ट। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्ट्रिक्शन जब होगी तो ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा। ठीक है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा तो जो हम नीड्स जो चाहिए हमें वो हमारी पूरी होगी। तो ब्लड फ्लो जब वैसो कंस्ट्रिक्शन से होगा तो ये राइट हार्ट में ब्लड ज़्यादा डालेगा, राइट डालेगा तो राइट से लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट से फिर पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली वैसो कंस्ट्रिक्शन हो कहाँ पे रहा है, किडनीज है, स्किन है, मतलब जो लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट में जाएगा, और हार्ट के थ्रू वाया हार्ट आपका कहाँ चला जाएगा, ब्रेन में चला जाएगा। विद इन 60 सेकेंड्स ये जो है होता है एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज। आपको जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ उसके 60 सेकेंड के अंदर अंदर एड्रेनर्जिक डिस्चार्ज होके वहाँ पे ब्लड फ्लो कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि वो जब एरिया, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ये प्लीज़ ध्यान से सुनो, एरिया इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, या सॉरी जैसे जैसे एरिया कम होगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब बात करते हैं हाइपर वेंटिलेशन की। अब जब एसिडीमिया की कंडीशन आ गई है, ठीक है, एसिडीमिया कैसे होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वाटर कंटेंट ब्लड में कम हो रहा है तो एसिडीमिया की कंडीशन आ जाती है। और एसिडीमिया की कंडीशन के बाद जो है बंदा डीप ब्रीदिंग और फास्ट ब्रीदिंग करने लग जाता है, तो जो एक्स्ट्रा थोरेसिक साइड्स है उससे लंग और हार्ट में ऑक्सीजन जाना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमने ऑक्सीजन सप्लाई भी पूरी करनी है पूरी बॉडी की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इज़ वैसोएक्टिव हार्मोन्स। यहाँ पे काफ़ी सारे हार्मोन्स हैं, 3 हार्मोन हैं। एक तो रास जो अपना पूरा मैकेनिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसोप्रेसिन और एपिनेफ्रिन, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे ही किडनी में कम जाएगा खून, अभी किडनी और कहाँ से आ रहा है मैंने ऑलरेडी बता दिया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ किन किन पोर्शन में हो रहा था, और पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ। कम हुआ वहाँ पे जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलो एपेरेटस से रेनिन रिलीज हुआ। रेनिन लीवर में जाके एंजियोटेंसिन 1 रिलीज करता है, और वो एंजियोटेंसिन 2 आगे बनाता है लंग्स में, और
एट द एंड ऑफ द डे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमारा मेन एम है, ठीक है। जब हाइपोटेंशन होता है, ऑब्वियसली प्रेशर जब कम होगा, अपना जब ब्लड कम है तो प्रेशर कम होगा, तो बैरोरिसेप्टर होते हैं कैरोटिड आर्टरी में और आयोटा में बैरोरिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे वैसोप्रेसिन एट द एंड ऑफ द डे रिलीज होगा, वो उसका भी सेम काम है वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का। नेक्स्ट इज कोलैप्स। अब कोलैप्स की कंडीशन जब आ जाती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो हम मान लेते हैं कि रिकम्बेंट पोस्चर अगर हम अज्यूम करें, जिसमें पैर ऊपर और सर नीचे होता है, तो ऑटोमेटिकली ब्लड सर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये कोलैप्स वाली कंडीशन आ गई। नेक्स्ट इज जो इंटरस्टिशियल साइट्स है ना, टिश्यूज़ के बीच में जो इंटरस्टिशियल जो साइट्स हैं, वहाँ से फ्लूइड रिजॉर्प्शन कैसे होगा। जैसे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वहाँ पे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर अपनी तरफ क्या क्या खींचेगा, सोडियम और वाटर और क्लोराइड आयन अंदर की तरफ जाएंगे, और इससे फ्लूइड रिजॉर्प्शन जो है इंटरस्टिशियल साइट से कैपिलरीज में बेसिकली हो रहा है, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, मतलब सेल के बाहर वाला जो स्पेस है, उसमें से कैसे खींचना है हमने, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ये मेडुला से रिलीज होता है, ये कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स प्लीज़, और ग्लूकागन हमारा पैनक्रियाज से रिलीज होता है, और इंसुलिन की कमी की वजह से ओवरऑल ये क्या करते हैं, ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। ग्लूकोज बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा हुआ है, जहाँ से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है फ्लूइड वहीं की तरफ मूव करता है, तो कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगी तो फ्लूइड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से इंट्रा सेलुलर स्पेस से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएगा, ग्लूकोज जहाँ पे बढ़ा होगा, ठीक है। और एनारोबिक प्रोडक्ट्स जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन की तो कमी है, तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा, वहाँ से जो प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनकी वजह से भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जहाँ कंसंट्रेशन बढ़ेगी वो फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा, फ्लूइड को अपनी तरफ खींचेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर खींचेगा तो कैपिलरी में जैसे ऊपर था ये सारे आयंस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब रीनल कंजर्वेशन का मतलब क्या है, एंटी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, स्ट्रेस की वजह से रिलीज होता है ये, और एंजियोटेंसिन 2 मिला के एल्डोस्टेरॉन रिलीज करते हैं, और एल्डोस्टेरॉन वहाँ से एट द एंड ऑफ द डे सोडियम और वाटर एब्जॉर्ब करता है। सोडियम क्यों इंपॉर्टेंट है, लास्ट वीडियो में बताया था, कंसंट्रेशन के लिए, क्योंकि सोडियम होगा तभी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और वाटर को अपनी तरफ खींचेगा, अकेला वाटर होगा पड़ा रहेगा बाहर, सोडियम की बदौलत ही अंदर जा पाता है, इसीलिए जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है तो सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रीटमेंट में। पैथोफिजियोलॉजी इसकी डन है। हाँ जी, तो क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के। ये बेसिकली लगभग सभी शॉक्स के सेम सिमिलर ही क्लिनिकल फीचर्स है। अच्छा, तो हमने एडिनर्जिक डिस्चार्ज की बात की थी, बाद में क्या हो रहा था, इसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था। तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन जब होता है ना, कहाँ कहाँ हो रहा था, स्किन में और किडनी में, इन सब में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, और वहाँ पे ब्लड कम जा रहा था और प्रेशर की तरफ हार्ट और ब्रेन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जब स्किन में अपना एक्सट्रीमिटीज़ में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो ठंडी और पेल हो जाएगी एक्सट्रीमिटीज़, ठीक है। माइल्ड जो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है उसमें 20% से कम अपना ब्लड लॉस होता है, उसको माइल्ड बोलते हैं। मॉडरेट की फीचर्स क्या है, मॉडरेट में ये तो रहेगा ही, अच्छा जब भी आगे स्टेप बढ़ेंगे तो पुराना तो रहेगा ही, तो ये तो रहेगा ही। अब यहाँ पे एड्रीनर्जिक के साथ एल्डोस्टेरोन और वैसोप्रेसिन भी आ गए हैं, और वो और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करते हैं, इन्होंने यूरिनरी आउटपुट को भी कम कर दिया है ताकि पानी बचा रहे अंदर, ठीक है। तो पल्स यहाँ पे 100 से ऊपर चली जाती है या 100 के आसपास रहती है, पर अगर ये ना जाए इसका मतलब ये नहीं कि बंदा शॉक के कंडीशन में नहीं है, ठीक है। पल्स ये मतलब पल्स और बीपी ऊपर नीचे होता है, पर इसका मतलब अगर ना हो इसका मतलब ये नहीं कि बंदा शॉक की कंडीशन में नहीं है, फिर ये कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब इसके बेसिस पे हम शॉक को डिफाइन नहीं कर सकते। सीवियर में 40% से ज़्यादा अगर ब्लड लॉस होता है इसको सीवियर बोलते हैं, यहाँ पे बीपी लो इन दोनों कंडीशन के साथ शुरू हो जाता है। अभी मॉनिटरिंग में क्या करना है, एक तो हमने कंटिन्यूसली बीपी चेक करते रहना है। बीपी में भी डायस्टोलिक जो बीपी होता है वो कॉन्स्ट्रिक्शन की डिग्री बताता है कि कितना ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है, डायस्टोलिक बीपी जो होता है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था कि टेकिनिया, और मतलब मैंने तुम्हें बताया था कि जल्दी जल्दी सांस लेता बंदा ताकि ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़े, तो हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन है। अगर आपका रिससिटेट करने के बाद भी बंदा हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में, इसका मतलब वो रिवाइव अभी तक नहीं किया है, ट्रीटमेंट में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। यूरिनरी आउटपुट ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो वो भी बताता है कि शॉक
कितना लेवल तक का पहुंचा है, कितना सीवियर है, ठीक है। उसके बाद है सेंट्रल वीनस प्रेशर, जो कि हम जुगुलर वेन से मापते हैं। तो जो हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है उसमें सीवीपी लो होता है, ठीक है। कैथेटर इंसर्ट करके ये अपना मेजर किया जाता है। ईसीजी में एसटी डिप्रेशन आ जाएगा। ईसीजी के लिए सेपरेट भी चीज़ें बताई हुई है। ये मेडिसिन का टॉपिक ज़्यादा है मोर देन सर्जरी, ठीक है। तो स्वान गेंस कैथेटर से हम क्या क्या मेजर करते हैं? एक तो हम कार्डियक का आउटपुट मेजर करते हैं, ठीक है। ये मेजरमेंट का बेसिकली आपके पास बंदा शॉक का आया है तो आपने क्या क्या उसका मॉनिटर करना है, वो चीज़ें बता रही है इसमें हम लोग, ठीक है। वो चीज़ें बता रहे हैं इसमें। अब इसमें हो रहा है अपना क्या करेंगे, इस कैथेटर के थ्रू हम कोल्ड सॉल्यूशन को इंसर्ट करेंगे और कोल्ड सॉल्यूशन का टेम्परेचर ड्रॉप जितना ज़्यादा होगा उतना कम फ्लो होगा। मतलब अगर जितना जल्दी कोल्ड जो सॉल्यूशन हमने डाला है उसका टेम्परेचर ड्रॉप जितना जल्दी होगा, इसका मतलब फ्लो उतना ही कम है ना, एंड वाइस वर्सा। उसके बाद मिक्स्ड वीनस O2 लेवल भी हम इस कैथेटर से सर्च कर सकते हैं। जो PCO2 है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है, वो आर्टीरियल उसमें ज़्यादा होता है, आर्टीरियल में कम होता है एज़ कम्पेयर टू वीनस। मतलब वेन में PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टीरियल वेसल्स, ठीक है। तो नेक्स्ट इज वेस्कुलर प्रेशर, वो भी मेजर किया जाता है। इसमें आ जाता है पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, जो कि नॉर्मली 25 से 10 mm होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये इस कैथेटर की है कि इस कैथेटर से हम क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो हमने रिससिटेट करना है। रिससिटेट करने के लिए उसको फुल ऑक्सीजन की सप्लाई देनी है हमने बंदे को, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। चाहे तो बाद में उसको ट्रैकियल इंटूबेट कर दो या मैकेनिकल वेंटिलेशन दे दो, ऑक्सीजन कम नहीं होना चाहिए और उसका जो एयरवे पैसेज है, एयरवे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसमें कुछ फंसा हुआ ना हो, टंग पीछे की तरफ ना हो तो इसलिए हेड भी हम लो कर देते हैं ताकि एयरवे खुला रहे प्रॉपरली, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाई पूरी जानी चाहिए ताकि शॉक की कंडीशन को हम रिवर्स कर सके। उसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल करनी है। जहाँ पे भी है, जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे टेम्पोनेट लगा लो और ब्लीडिंग को कंट्रोल कर लो। उसके बाद है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। अब जो लॉस हो गया उसको रिप्लेस करना है। उसके लिए हम रिंगर लैक्टेट, एसीटेट या सेलाइन सॉल्यूशन डालते हैं, सोडियम कंसंट्रेशन वाला, रैपिडली डालते हैं। 45 मिनट में लगभग 3 लीटर हम डाल सकते हैं, 2 से 3 लीटर, और इसमें आराम से बंदा रिससिटेट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रिंगर लैक्टेट किन जगहों में नहीं डालना, लीवर डिजीज जिनको है उनको नहीं डालना है, और हमेशा क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करना है। अगर आपके पास ब्लड है तो रिप्लेसमेंट से यूज़ मत करना, प्लाज्मा वगैरह अगर ब्लड है, क्योंकि ब्लड का ऐसा कोई रिप्लेसमेंट होता नहीं है, ठीक है। तो अगर ब्लड है तो ब्लड ही लेना है रिप्लेसमेंट्स की जगह। बाकी हम वही सिडेटिव्स, अपना मॉर्फिन दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके इतना काम का नहीं है, ये डिटेल अलग चीज़ है फार्मेक वाला, और डोपामिन वगैरह ये सब चीज़ें आप दे सकते हो, एट्रोपिन, ठीक है। ये चीज़ें, ये मेडिसिन यूज़ में आ सकती है। तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक इज़ कंप्लीट, और बाकी जो सारे टाइप्स हैं, 2-3 टाइप और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। शॉक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट जो जनरल सर्जरी का टॉपिक है उस पे जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जनरल सर्जरी के जो सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं और पूरा सिलेबस आपको हमारे चैनल पे मिल जाए आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई डाउट है वहाँ पूछ लो। बाय फॉर नाउ, बाय।